प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रीढ़ की हड्डी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। अभी तक आपने गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप की बातचीत का हिस्सा हम लोग पढ़ रहे थे, और राम स्वरूप जैसे बीच में बोलते हैं, हाँ मर्द की दाढ़ी होती है और औरत के नहीं, और सभी हंसते हैं। पर भी ऐसा है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद: हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से: चाय और लीजिए। शंकर: धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से: आप? गोपाल प्रसाद: बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप: आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वो मक्खन। गोपाल प्रसाद: नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप हंसते हैं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर कर जरा जोर से: अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद: जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप: यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर की ओर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिंग चढ़ा चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ: चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर: जी वह पिछले महीने उसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद: पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ? रामस्वरूप: नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में: बैठो बेटी। रामस्वरूप: वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद: चाल में तो कुछ खराबी नहीं है। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप: क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद: नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद: अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप: थोड़ी और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से: तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप: हाँ, वह तो आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद: यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर के इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद: ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम उनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे
के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा, देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिसे कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? शंकर, बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल से? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। वेद ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता जरूर लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। उनके लड़के के रुलाउसापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। अब यह एकांकी यहाँ समाप्त हो गया। आगे हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस एकांकी में यही दिखाया गया है कि किस तरह समाज में स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। लड़का और लड़की में किस तरह समाज भेद करता है, जो जीवन पर्यंत तक बना रहता है। यह जो पुरुष प्रधान समाज की यही विडंबना है कि यहाँ स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। कहने को यह कानून तो है, लेकिन अभी भी बहुत हमारे आसपास घरों में, समाज में स्त्रियों को भी उतनी समानता प्राप्त नहीं है। यह एकांकी इस आधार पर है कि हमें लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा उनका मूल अधिकार है और उसे प्राप्त करना उनको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री या लड़की जब शिक्षा पाती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। अभ्यास प्रश्न इसका हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।